Hello everyone, I am Mohammad Shahryar from CLC Seeker. CLC कैरियर लाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में पहली बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस लेके आया आपके लिए, जिसमें हर एक क्वेश्चंस को हम चारों ऑल्टरनेट्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि पैन इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प हो सके और हर एक क्वेश्चंस पे अच्छा कमांड हो सके। तो PYQ प्लेटफॉर्म पे पहली बार ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि इंडिया लेवल पे सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये नीट 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो एस्केरिस का संक्रमण आप जानते हैं दूषित भोजन और जल जिसमें एस्केरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग पाए जाते हैं उनके सेवन से होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है इसमें, सीसी मक्खी के काटने से नहीं होता, मच्छर के काटने से नहीं होता। तीसरा ऑप्शन देखिए, एस्केरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण। तो इसका उत्तर होगा 3, इसका आंसर होगा। इंग्लिश में देखिए, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाई। एस्केरिस का इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? तो सीसी फ्लाई के काटने से नहीं होता, मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग द एग्स ऑफ एस्केरिस। ये इसका आंसर होगा 3। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड बाय। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में, वो हमें मिलती है टी सेल से, टी लिम्फोसाइट से। तो इसमें पहला नहीं है, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, और इसका थर्ड आंसर आएगा टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। बी लिम्फोसाइट से मिलती है हमें हार्मोनल ह्यूमरल इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका आंसर होगा 3। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखते हैं इसको। मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? तो जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है वो हमें मिलती है टी लिम्फोसाइट द्वारा। तो इसका उत्तर होगा 3। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं? तो एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं तब जब HIV वायरस मैक्रोफेज से निकलकर ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करके उनको डैमेज करता है। तो इसका आंसर होगा जब HIV विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्षतिग्रस्त करता है। तो इसका उत्तर होगा 3। संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क कराने से तो इन्फेक्शन होता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करता है, प्रवेश करने से सिर्फ डिजीज की शुरुआत होती है, सिम्टम नजर नहीं आते, और हम डिजीज तब बोलते हैं जब उसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। फोर्थ भी देखिए, जब उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डीएनए उत्पन्न होता है। वायरल डीएनए जब उत्पन्न होगा तब तो मैक्रोफेज के डीएनए के साथ वो बाइंड करता है। तो डिजीज की शुरुआत तब होती है जब उसके सिम्टम आते हैं। यहां से तो सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका आंसर होगा 3। इंग्लिश में देखिए, एट विच स्टेज of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? तो एड्स के सिम्टम तब आते हैं जब HIV वायरस मैक्रोफेज से निकलने के बाद पहुंचता है ब्लड में और टी सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। 15 डेज में यूजुअली कोई सिम्टम नहीं आता, इसके लिए कम से कम 6 महीने और इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। When the infected retrovirus enters host cell में एंटर करने से सिर्फ सिम्टम नहीं आते, इसमें टाइम लगता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड देखिए, when HIV damage large number of helper T lymphocytes, जब HIV ब्लड में पहुंचता है, हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करने लगता है, तब ये सिम्टम शुरू होते हैं जब इम्यून की कमी हो जाती है और पेशेंट अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचा नहीं पाता है। तो उसको बोलते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी, और तब सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जब वायरल डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनने लगता है तब उसके बाद में इन्फेक्शन एक्चुअली शुरू होता है और ये मैक्रोफेज में जाके बाइंड करता है। उसके बाद में जब ये टी सेल्स में पहुंचता है मैक्रोफेज से निकलने के बाद, तब डिजीज के सिम्टम आते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 3। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन है, मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। करेक्ट टाइप की वैक्सीन कौन सी डिजीज में कौन सी दी जाती है, ये हमें करेक्ट करना है, इसमें लिस्ट देखनी है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है वो एक हार्मलेस बैक्टीरिया दिया जाता है इसमें। तो एक आना चाहिए फॉर होपिंग कफ के लिए ज्यादा किल्ड बैक्टीरिया की वैक्सीन है। होपिंग कफ जिसको पर्टिसिस बोलते हैं, इसके वैक्सीन में किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, हीट किल्ड।
और डिप्थीरिया के केस में दिया जाता है इनएक्टिवेटी टॉक्सिन, जो टॉक्सोइड वैक्सीन भी है, हालांकि इसके लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। और पोलियो में जो दिया था वो है एटीन्यूएटेड वायरस, जो हार्मलेस वायरस है, जो डिजीज नहीं कर सकता लेकिन वायरस उसमें पाया जाता है। तो इसमें होगा ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। इसका आंसर आएगा 4th। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, प्रत्येक रोग के साथ उसके सही प्रकार के वैक्सीन को मिलाइए। तो तपेदिक, जिसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस, इसका 4th। कुकुर खांसी है, काली खांसी जिसको बोलते हैं, या हुपिंग कफ, इसमें मारे गए बैक्टीरिया या किल किए हुए बैक्टीरिया होते हैं। डिप्थीरिया में अक्रिय टॉक्सिन होता है और पोलियो के केस में हानि रहित वायरस दिया जाता है। तो ये आएगा ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। इसका 4th सही आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। ऐसे तो ह्यूमन मिल्क में कई सारी एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो IgA पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IgA। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि दूध में कई सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, IgG भी होती है, IgM भी होती है, IgA भी है, लेकिन IgA की जो प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसका आंसर आएगा 1st। तो 1st इज द करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस से प्रमाण प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं क्या, हो जाएंगे अगर सही से तैयारी रहेगी तब। तो आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है किसी पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज की कमी है, तो हम उसका एक टेस्ट कराना चाहते हैं। तो कौन सा टेस्ट आप कराएंगे? ऑब्वियसली टेस्ट वो कराएंगे जिसमें एंटीबॉडीज का पता लग सके। और आपको पता है एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट उसका प्लाज्मा है, जिसको बोलते हैं हम सीरम। प्लाज्मा अगर उससे क्लोटिंग प्रोटीन्स निकालते हैं उसको सीरम बोलते हैं। तो सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और ये एंटीबॉडीज होती है गामा ग्लोबुलिन्स। तो इनमें कौन सा टेस्ट होगा? हीमोसाइट का टेस्ट नहीं चलेगा, सीरम ग्लोबुलिन का टेस्ट चलेगा, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन की हमें पता लगाना नहीं है और सीरम एल्बुमिन का हमें कोई करना नहीं है इस टाइम। तो आंसर होगा सीरम ग्लोबुलिन। सीरम में तीनों तरह की ग्लोबुलिन मिल जाएंगी आपको, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन्स, और हमें पता लगाना गामा ग्लोबुलिन्स का, बिकॉज गामा ग्लोबुलिन्स ही एंटीबॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसको। If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? So suppose you are a doctor and you suspect that a patient have less amount of antibodies, तो हम इनमें से कौन सा टेस्ट उसको करवाएंगे? एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स होती है और ये ब्लड प्लाज्मा के सीरम, ये ब्लड प्लाज्मा है सीरम में पाई जाती है। तो सीरम में जो ग्लोबुलिन्स है उसको हम टेस्ट करवाएंगे। तो इट्स आंसर शुड बी सीरम ग्लोबुलिन। हीमोसाइट से सिर्फ आरबीसी का पता लगेगा, फाइब्रिनोजन से क्लोटिंग का पता लगता है कि ब्लड में क्लोटिंग प्रोटीन है या नहीं है, और सीरम एल्बुमिन से पता लगता है कि जो ऑस्मोटिक प्रोटीन है एल्बुमिन उसकी कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट AIPMT 2015 का ही क्वेश्चन है। ये भी, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया है और पेशेंट की बॉडी किडनी को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, ये पेशेंट की बॉडी पर डिपेंड करता है। तो पेशेंट की बॉडी में अगर किडनी का रिजेक्शन हो रहा है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन किया जा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो अब देखिए इसमें तो पैसिव इम्यूनिटी है नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी कब होती है? जब बॉडी में एंटीबॉडीज दी जाती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन यहां पे काम करती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की भी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका ये आंसर नहीं है, इसका ये आंसर भी नहीं है। ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडीज बनती हैं, ये इसका भी आंसर नहीं है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इसका 4th आंसर सही है। हिंदी में देखिए, किसी रोग में प्रत्यारोपित वृक्क किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जा सकता है? तो जैसे डिस्कस किया कि किसी के ग्राफ्टेड ऑर्गन है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो किडनी उसकी बॉडी में जब पहुंचती है तो उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट
रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसको एंटीजन समझती है और उसको मारने लगती है। इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी है वो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, जो टी सेल्स द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका आंसर होगा फोर्थ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक ग्रस्त नर के वीर्य द्वारा संप्रेषित नहीं होता? तो जो डिजीज है वो वायरस इन्फेक्टेड डिजीज है बहुत सारी, जो ह्यूमन की बॉडी फ्लूइड से, जिसमें सीमन भी इंक्लूडेड है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है लैंगिक संपर्क से भी। तो जैसे इबोला वायरस बॉडी फ्लूइड द्वारा फैलता है HIV की तरह से, हेपेटाइटिस बी वायरस भी फैलता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी फैलता है। लेकिन जो चिकनगुनिया बीमारी है, ये इसका वायरस एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्ति से जब काट के गया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जब काटता है तो उससे डिजीज फैलती है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, चिकनगुनिया वायरस, जो मच्छर के काटने से फैलता है, ना कि सीमन द्वारा या वीर्य द्वारा फैलता है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल? तो इन्फेक्टेड मेल या इन्फेक्टेड फीमेल की बॉडी फ्लूइड से कुछ वायरसेस जो फैल जाते हैं, उसमें इबोला है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV भी है। लेकिन चिकनगुनिया वायरस ये फीमेल एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में फैलता है। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV that causes AIDS first starts destroying. So when HIV enters in human body, it enters into the macrophages and produce progeny viruses, and then this virus or virus particles enter into blood cells and start destroying the T cells and also produce their progeny viruses. So thrombocytes is not the answer, B lymphocytes is not the answer, leukocytes is not the answer, helper T cells is the correct answer for the question. इन हिंदी, एड्स उत्पन्न करने वाले HIV सबसे पहले नष्ट करता है। वैसे तो HIV सबसे पहले मैक्रोफेग में जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कोई भी। HIV ब्लड में पहुंचने के बाद हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उन्हीं के अंदर अपनी प्रोजेनी वायरस भी प्रोड्यूस करता है। ये NCERT की एकदम लाइन है और इसका सही आंसर है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की संख्या जब बहुत कम होने लगती है तब पेशेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी उसमें हो जाती है, अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और किसी भी रोग के संपर्क में आने से वो बीमार पड़ जाता है। आंसर शुड बी 4। इसका उत्तर 4 होना चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है? तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करता है। इसका मुख्य खाना तो होता है, भोजन इसका होता है बैक्टीरिया, लेकिन जब ये सेल को नष्ट, जब ये वॉल को नष्ट करता है इंटेस्टाइन की, तो वहां से निकले हुए RBC टिश्यू के फ्रेगमेंट्स जो भी इसको मिलता जाता है सब कुछ खाता जाता है। तो केवल रुधिर से पोषण नहीं करता, ये इसका आंसर नहीं होगा। रक्ताणु जिसमें RBC है, बड़ी आंत की म्यूकोसा, जो बड़ी आंत की म्यूकोसा है उसके टिश्यू के फ्रेगमेंट्स, श्लेष्मा और सब म्यूकोसा, जो भी इसको मिलता है सब खाता जाता है। ये इसका सही आंसर है। वृदांत्र के केवल म्यूकोसा सब म्यूकोसा से नहीं, ये रक्ताणु जो सेल्स होती हैं उनको भी खाता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा सेकंड, आंत्र में विद्यमान खाद्य पदार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रमुख भोजन बैक्टीरिया होते हैं, RBC WBC प्लेट जो भी इसको ब्लड सेल्स मिलती है वो भी खाता है, और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा के जो ऊतक टूटे हैं उनको भी खा जाता है। तो इसका आंसर होगा 2। Now in English, the active form of Entamoeba histolytica feeds upon. When Entamoeba histolytica enter into human intestine, it start destroying the intestinal wall and start phagocytizing RBC, WBC, bacteria, tissue fragments of mucosa and submucosa. Then blood only is not the answer. Erythrocytes, mucosa, submucosa of colon. It is the correct answer. Mucosa and submucosa of colon only? No, it is not the correct answer. So this question, the correct answer of this question is 2. Erythrocytes, mucosa, submucosa of colon. इसमें अगर बैक्टीरिया भी इंक्लूड करते तब और भी अच्छा आंसर हो जाता।
नाउ आंसर इज 2। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू। हमारी बॉडी में ये जो इम्यूनिटी है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने और पराये में पहचान करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। और ये डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी जो बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसमें पाई जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हुई है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद हमारी बॉडी की सेल्स या ऑर्गन्स को एंटीजन समझने लगता है, फॉरेन बॉडी की तरह से ट्रीट करता है और इस तरह से वो उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन तो T सेल्स की वजह से होगा। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। तो करेक्ट आंसर इसका है 2। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब कोई एंटीजन नेचुरली हमारी बॉडी में जाता है या आर्टिफिशियली जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। एलर्जिक रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी एलर्जन के लिए हाइपर रिस्पॉन्स करता है, इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटो इम्यून डिजीज। उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्व कोशिकाओं और गैर स्व कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक असामान्यता के कारण ये गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा विकार। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों को फॉरेन बॉडी की तरह से ट्रीट करने लगता है और उसको नष्ट करने लगता है, इसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा विकार। तो निरोध अस्वीकार कर देना ये ग्राफ्ट रिजेक्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। स्व प्रतिरक्षा विकार इसका करेक्ट आंसर है। सक्रिय प्रतिरक्षा तब प्राप्त होती है जब कोई एंटीजन नेचुरली या आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज का स्रावण करना शुरू करती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। और एलर्जिक रेस्पॉन्स वो होता है जब किसी एलर्जन पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल के लिए हमारा शरीर एक हाइपर रिस्पॉन्स प्रदान करने लगता है और शरीर में खुजली, खांसी, पेन, जलन, इन्फ्लेमेशन, ये सूजन हो जाती है, इसको एलर्जी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 2 स्व प्रतिरक्षा विकार। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रति आविष्ट टीकों में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें मुंह द्वारा दिलाया जाता है होते हैं। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है प्रति आविष्ट टीकों में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज रखी जाती है, जबकि जो पोलियो का वैक्सीन है उसके अंदर पाए जाते हैं छीण कर दिए गए रोगजनक। एटीन्यूएटेड जो पैथोजन होता है वो दिया जाता है इसमें, जो बीमारी कर नहीं सकता लेकिन वायरस पूरा होता है उसमें। तो इसका उत्तर पहला नहीं होगा। बनाए गए प्रतिरक्षी थे तो हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। गामा ग्लोबुलिन से भी ये भी पैसिव इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज दी जा रही है। छीण कर दिए गए रोगजनक, ऐसे रोगजनक ये पैथोजन जिनको एटीन्यूएट कर दिया गया है, जिनको अब बीमारी करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। तो इसका सही आंसर है 3 सक्रियात्मक रोगजनक। ये तो एक्टिवेटेड एंटीजन है जो हमें बीमार कर सकता है, तो इसके लिए आंसर होगा 3। इन इंग्लिश, antivenom injection contains preformed antibodies while polio drops that are administered into the body contain। जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं एंटीवेनम के अंदर, उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जो पोलियो का जो वैक्सीन या ड्रॉप्स पिलाई जाती है उसमें ये पाए जाते हैं एटीन्यूएटेड वायरसेस ऑफ पोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। गामा ग्लोबुलिन ये एंटीबॉडीज दी जा रही हैं और एक्टिवेटेड पैथोजन में तो बीमारी करने के लिए और दिया जा रहा है उसको, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा एटीन्यूएटेड पैथोजन। एटीन्यूएटेड पैथोजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। कैंसर सेल्स के बारे में क्या सही नहीं है जो म्यूटेशंस की वजह से होता है? जनरली इस पॉइंट पे कम फोकस करते हैं लोग क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। तो म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, इसने पूछना गलत क्या है। टेलोमेरेज की एक्टिविटी समझ लीजिए। टेलोमेरेज क्रोमोसोम्स के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं इनको बोलते हैं टेलोमेर्स, वहां पे पाया जाने वाला एक एंजाइम है। टेलोमेरेज की एक्टिविटी
अगर नॉर्मल है तो सेल्स के डिवीजन में जो क्रोमोसोम स्प्लिट करके बनते हैं, इन क्रोमोसोम्स की टेलोमेयर्स रिपेयर होते रहते हैं और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। टेलोमेरेज की एक्टिविटी अगर जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो एजिंग हो जाती है, और टेलोमेरेज की एक्टिविटी अगर नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है तो इट लीड्स टू हाइपर डिवीजन ऑफ सेल्स, और इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर से कैंसर का होना। तो पहला आंसर देखिए, म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर। यस, म्यूटेशंस जो होते हैं टेलोमेरेज को इनहिबिट करने वाला जो फैक्टर होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं या उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से टेलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये कैंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इट इज द करेक्ट, ये करेक्ट है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, ये बिल्कुल ठीक है। म्यूटेशन की वजह से सेल का कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है और उससे ट्यूमर्स और कैंसर बनते हैं। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट बट नॉट द आंसर। आंसर में हमें देखना इनकरेक्ट क्या है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, म्यूटेशन टेलोमेरेज के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर टेलोमेरेज का बनना ही बंद हो गया, इफ द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज इज इनहिबिटेड और स्टॉप्ड, देन इट लीड्स टू एजिंग एंड कॉजिंग डेथ। इट इज नॉट द आंसर, इट इज इनकरेक्ट, और यही इनकरेक्ट हमें देखना था, यही आंसर होगा इनकरेक्ट। फोर्थ भी देखिए, म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, इट इज द करेक्ट, ये करेक्ट है और इससे कैंसर होता है, और हमें यहां पे चुनना है इनकरेक्ट। तो म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, इट लीड्स टू एजिंग नॉट द कैंसर, एंड दिस लीड्स मे बी टू द डेथ। तो इट इज द करेक्ट आंसर थर्ड। उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें इसमें इनकरेक्ट देखना है। टेलोमेरेज एक एंजाइम है जो क्रोमोसोम्स के एंड्स पर काम करता है। जब स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम्स की तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उनको रिपेयर करने की जिम्मेदारी है टेलोमेरेज एंजाइम की। टेलोमेरेज की एक्टिविटी अगर सामान्य से कम होती है तो इससे एजिंग होती है, और टेलोमेरेज की एक्टिविटी अगर सामान्य से अधिक हो जाती है तो इससे ट्यूमर्स, ये कैंसर बनते हैं। बस ये एक लॉजिक याद रखिएगा आप। हालांकि हायर स्टडीज में आप जाएंगे तो बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी इसके मिलेंगे आपको। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, उत्परिवर्तन टेलोमेरेज संदमक को नष्ट कर देते हैं, और ये करेक्ट है। हमें तलाश करना है इनकरेक्ट। उत्परिवर्तन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। कोशिका नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर की उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन टेलोमेरेज के, ये गलत है म्यूटेशंस के बारे में, क्योंकि अगर टेलोमेरेज का जो प्रोडक्शन या उसका उत्पादन बंद हो गया तो इससे एजिंग हो जाएगी और उससे इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है। तो ये एक इनकरेक्ट है और यही इसका आंसर होगा इनकरेक्ट। प्राक कैंसर जीनों में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित कर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जब म्यूटेशन होता है तो सेल का कंट्रोल खत्म हो जाता है और सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है जिससे ट्यूमर्स बनते हैं। तो ये करेक्ट है और हमें तलाश करना था इनकरेक्ट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? Which of the following is correct regarding AIDS causative agent of HIV? इसके बारे में हमें एक करेक्ट देखना है। पहला ऑप्शन, HIV is enveloped virus, यहां तक बिल्कुल ठीक है। That contains two identical molecules of single stranded RNA, it is correct, and two molecules of reverse transcriptase, it is the correct explanation. Now second option, HIV is unenveloped virus, it is incorrect. You know well that HIV is enveloped virus having phospholipid layer and containing the glycoproteins. HIV does not escape but attacks the acquired immune response, it is also incorrect. HIV मैक्रोफेक्स में एंटर करता है और वहां जाने के बाद फिर सीधे ब्लड में पहुंच के हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। HIV is enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA. It is incorrect. It has two single-stranded molecules of RNA. तो one is the correct answer. एड्स के रोगजनक कारक HIV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? पहला, HIV एक आवृत वायरस है। ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है जिसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर और ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप चढ़ा होता है, जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले आरएनए के दो समान अणु
तथा उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज के 2 अणु पाए जाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। एचआईवी एक अनावृत है, अनावृत पश्च वायरस है, ये भी गलत बात है। एचआईवी बाहर नहीं निकल पाता, ये मैक्रोफेज से बाहर निकलता और हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता, ये भी गलत हुआ। और एचआईवी एक आवृत वायरस है, यहां तक तो बात ठीक है, जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले आरएनए का एक अणु नहीं, यहां पे 2 अणु होते हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2016 में दोबारा जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है, जिसमें हमें तलाश करनी है यहाँ पे जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां। तो टाइफाइड, पहला ऑप्शन देखिए, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार या मियादी ज्वर बोलते हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन चेचक वायरस से होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टिटेनस बैक्टीरिया से होता है, लेकिन गलसुआ जिसको बोलते हैं मम्स, ये वायरस हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हर्पीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ये भी वायरल है, दोनों होंगे बैक्टीरियल वायरल डिजीज, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हैजा जिसको बोलते हैं कॉलेरा और टिटेनस, ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन इंग्लिश, which of the following sets of diseases is caused by bacteria? We have to identify the disease caused by bacteria only. Typhoid is bacterial disease, but smallpox is viral disease. Tetanus is bacterial disease, but mumps is viral disease. Herpes is viral disease. Influenza is also viral disease. It's not the correct answer. Cholera caused by Vibrio cholerae, it is a bacterium, and tetanus caused by Clostridium tetani, दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। एंड 4th इज द करेक्ट आंसर। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। जितना भी लिम्फोइड टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है उसका लगभग 50% म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो इसमें इसका आंसर आएगा 4th आंसर। 50% टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है माल्ट। हिंदी में देखिए, माल्ट मानव शरीर में लसिकाव ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत भाग होता है? तो ये होता है लगभग 50% भाग। जितना भी लिम्फोइड टिश्यू या लसिकाव ऊतक हमारे शरीर में पाया जाता है उसका लगभग 50% अकेला माल्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऊतकों अंगों का प्रत्यारोपण रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ग्राफ्टेड ऑर्गन जो बॉडी में आता है उसको रिजेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, जो हमें प्राप्त होती है टी लिम्फोसाइट्स द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये इसके आंसर नहीं है, हार्मोनल कार्य की प्रतिरक्षा और स्व प्रतिरक्षा। इसका सही उत्तर होगा पहला, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स। नाउ इन इंग्लिश, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेल्स often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejections? तो इसमें देखिए, हम जानते हैं कि बॉडी में कोई भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है तो उसको एक्सेप्ट अगर हमारी बॉडी नहीं करती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टी सेल्स। और टी सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स होता नहीं है, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ नीट 2018। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज? कौन सी डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? तो यहां पे अल्जाइमर डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। ये डिजीज हमारी बॉडी में कुछ एमाइलॉइड के डिपोजिशन होती है न्यूरॉन्स के अंदर, जिससे मेमोरी लॉस होने लगती है। और पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके बाद में कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है,
ये ऑटो इम्यून नहीं है। विटिलिगो ऑटो इम्यून है, रिमेटॉइड आर्थराइड ऑटो इम्यून डिजीज है, सोराइसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है। विटिलिगो में स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनने लगती हैं। और सोराइसिस ये एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है जिसमें स्किन पे बड़े बड़े फ्लैश, रेड फ्लैश टाइप के स्पॉट्स बनने लगते हैं। लेकिन एल्जाइमर डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्जाइमर डिजीज, दिस इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है? तो एल्जाइमर का रोग मेमोरी से संबंधित है, न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन से संबंधित है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटी संधिशोथ भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये तीनों आंसर हमारे नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है? लसिका वाहिनी लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनमें एलिफेंटियसिस जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो लार्वा पहुंचता है, माइक्रोफाइलरी लार्वा, मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, वो लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद बड़ा हो जाता है जिससे लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और उसमें लिम्फ या लसिका का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, लिम्फ एकत्रित होने लगता है जिससे ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटी आती है। तो रिंगवर्म तो एक फंगल बीमारी है, अमीबियासिस एक प्रोटोजोन से उत्पन्न है, एस्केरियासिस निमेटोड से उत्पन्न है और एलिफेंटियसिस ये भी एक तरह का राउंड वर्म है और गोल कृमि है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसके संक्रमण से लसिका वाहिनियां ब्लॉक होती हैं। तो आंसर शुड बी 4, इसका उत्तर 4 होना चाहिए। नाउ इन इंग्लिश, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? मच्छर के थ्रू जो फैलने वाला इन्फेक्शन है। तो रिंगवर्म फंगल डिजीज है, मच्छर से नहीं फैलती। अमीबियासिस गंदे खाने पीने से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। एस्केरियासिस इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड एलिफेंटियसिस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो और ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। तो करेक्ट आंसर इज 4। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इज आस्क्ड वाज आस्क्ड इन नीट 2019. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and confirmatory test for typhoid. तो जो टाइफाइड डिजीज है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया वो है साल्मोनेला टाइफी और जो इसके लिए टेस्ट होता है काफी कॉमन है आजकल, तो बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। किसी को टाइफाइड हुआ है तो विडाल टेस्ट करा लीजिए। तो इसका सही आंसर है विडाल टेस्ट। साल्मोनेला टाइफी वाला एंथ्रोन टेस्ट अलग है, ये इसका नहीं होता। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है, यूटीआई टेस्ट इसके लिए भी नहीं होता, ये दोनों ही गलत है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का टेस्ट है और इसमें विडाल टेस्ट नहीं किया जाता। फर्स्ट इनकरेक्ट, थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट है और सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ अब देखते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारण और टाइफाइड के पुष्टिकरण को निरूपित करता है। तो टाइफाइड का जो कारण है वह है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया और इसका जो परीक्षण किया जाता है वो है विडाल परीक्षण। तो दूसरा जो उत्तर है इसका बिल्कुल सही है, बाकी इसमें कोई भी मैच नहीं करता है। साल्मोनेला टाइफी के साथ एंथ्रोन नहीं है, प्लाज्मोडियम के साथ वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ यूटीआई परीक्षण नहीं होता, ये सब गलत है। साल्मोनेला टाइफी ये इसका पॉजिटिव एजेंट है और विडाल टेस्ट इसका परीक्षण है। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? तो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी सेल्स द्वारा प्रदान की जाती है ये इसके लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया 2 इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लामेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ये इन्फ्लामेशन तो हिस्टामिन की वजह से होता है लेकिन यहाँ पे सेल्स इसको डैमेज करती हैं। स्व प्रतिरक्षा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और तरल प्रतिरक्षा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी वो बी सेल से मिलती है हमें, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 2। नाउ इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट?
तो किडनी और एनी अदर टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो inflammatory immune response is not the correct answer. Cell mediated immune response is the correct answer. Autoimmune response is not the correct answer. And humoral immune response provided by B lymphocyte is not the correct answer. तो यहाँ पे इसका आंसर सही होगा सेकंड। Drug called heroin is synthesized by heroin is obtained by the acetylation of morphine and the common name of heroin is diacetyl morphine. So it is acetylated morphine. So it is not produced by glycosylation of morphine. Incorrect. Nitration of morphine. Incorrect. Methylation of morphine. Incorrect. Acetylation of morphine is the correct answer. And the name of heroin is diacetyl morphine. The fourth is the correct answer of this question. Question number 23. It is asked in NEET 2019. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential for immunity to the newborn infants because it contains, you know well that colostrum contain IgG, IgM, IgA, but amount of IgA is maximum in colostrum and is responsible to prevent the baby from the infections of gastrointestinal tract and respiratory tract. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA. मैक्रोफेग इज नॉट द आंसर. नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट, ऑल दीज आर द सेल्स, नॉट द एंटीबॉडीज. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. हिंदी में देखिए, दुग्ध स्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीले तरल कोलोस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें होती है। तो कोलोस्ट्रम में पाई जाती हैं कई तरह की एंटीबॉडीज जिसमें सबसे अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन ए पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। भक्षाणु, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं और एक केंद्र कणु, ये सब के सब जो है कोशिकाएं हैं, ना कि एंटीबॉडीज। तो इसलिए इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, it was asked in NEET 2020. Identify wrong statement with reference to immunity. इम्यूनिटी के बारे में क्या गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो तब होती है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। ये एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो इसका पहला आंसर हुआ रॉन्ग। फीटस रिसीव्स some antibodies from mother. It is an example for passive immunity. It is the correct answer. मदर फीटस जो है मदर से कुछ एंटीबॉडीज लेता है अपने प्लेसेंटा के थ्रू, और ये एंटीबॉडी जब रेडीमेड मदर से फीटस में पहुंचती है तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। When exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. ये भी बिल्कुल सही है। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. It is also correct. जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हमें इंजेक्ट की जाती हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट है, इसका पहला ही इनकरेक्ट है। एंड द इनकरेक्ट आंसर ये हमें चेक करना है इसमें, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। 24 क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। नाउ इन हिंदी, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है, तो ये बात गलत होगी। ये जल्दी नहीं है, ये बहुत स्लो होती है, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, करेक्ट। ये पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है, ये बिल्कुल ठीक है। जब परपोषी का शरीर जीवित अथवा मृत प्रतिजन के संपर्क में आता है तो इसके शरीर के प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, और ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जब बने बनाए प्रतिरक्षा प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट है। और हमें यहाँ पे तलाश करना है इनकरेक्ट, तो इसका पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही इसका सही आंसर है। ये इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग डिजीज with the causative organ and select the correct option. एक कॉलम
कॉजेटिव एजेंट का है, दूसरा कॉलम उसके डिजीज का है, इसको हमें मैच करना है। तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी। एक थर्ड, एक में आ रहा है देखो, वैसे तो आंसर तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन हम तो इसको एक एक एक्सप्लेन करते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो बी का सेकेंड, ये भी ठीक हुआ, बी का 4, एक थर्ड बी का 4। फाइलेरियोसिस इज कॉज्ड बाई वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, सी का फर्स्ट। एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एनी अदर स्पीशीज, तो सी का सेकेंड, डी का सेकेंड, सी का फर्स्ट। आंसर शुड बी 4। नाउ इन हिंदी, निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प चयन करो। तो टाइफाइड का जो कारक है वो है साल्मोनेला टाइफी, एक थर्ड। उत्तर तो यहीं से मिल जाएगा और कोई ऑप्शन में ऐसा है नहीं, जल्दी में हम ये टिक कर सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा मिल ही नहीं रहा है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों से होता है, तो बी का 4। फाइलेरियोसिस या हाथी पांव बीमारी जो है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी से होती है, सी का फर्स्ट। एंड मलेरिया कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा जनित एक बीमारी है या रोग है, तो डी का होगा सेकंड, इसका 4th सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जब मॉस्किटो बाइट होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है तो वो स्पोरोजोइड्स को रिलीज करती है, तो स्पोरोजोइड्स एंटर इन ह्यूमन बॉडी कॉजिंग लीवर शाइजोगोनी, आरबीसी शाइजोगोनी एंड कॉजिंग द डिजीज ऑफ मलेरिया। तो इसका सही आंसर है 4th। फीमेल गैमेटोसाइट्स ह्यूमन बॉडी में बनती हैं लेकिन मच्छर में चली जाती हैं, मेल गैमेटोसाइट्स भी। और ट्रोफोसाइट्स ये डिजीज कॉज करता है बाद में जाके, इन्फेक्शस एजेंट नहीं है, इन्फेक्शस एजेंट होता है स्पोरोजोइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था को जो मानव शरीर में प्रवेश करती है ये होते हैं जीवाणु या स्पोरोजोइड्स, ये नहीं होते। तो 4th इसका करेक्ट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट डिजीज, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो पहले तो डिजीज दे रखी है और उसके फिर कॉजेटिव एजेंट है जो हमें इससे मैच करना है। फाइलेरियोसिस इज कॉज्ड बाई वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं बार बार। अमीबियासिस कॉज्ड बाई एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। निमोनिया इज कॉज्ड बाई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एंड रिंगवर्म इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाई ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एटसेट्रा, फंगल स्पीशीज ऑफ जेनेरा। ये तो ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन हिंदी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो। फाइलेरियोसिस ये हाथी पांव बीमारी है जो वुचेरिया बैंक्रोफ्टी के संक्रमण से होती है। अमीबा ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण से होती है। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। रिंगवर्म एक कवक द्वारा जनित बीमारी है जो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम जैसे जेनेरा से होती है। तो इसमें ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, ये इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डिजीज लेते हैं। डिजीज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2022 में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज अ फॉरेन बॉडीज। इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells. It is incorrect. rheumatoid arthritis में जो autoimmune disease है इसमें भी बॉडी अपनी सेल्स को डैमेज करती है। तो rheumatoid arthritis is a condition where the body does not is focus कीजिए, attack self cells. It is incorrect statement. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली
अपनी कोशिकाओं को बाह्य कणों की तरह पहचानती है। ठीक है। कथन सेकंड, आमवादी संधिशोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता, और ये इनकरेक्ट है, ये इसका सही नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी होता है, इसलिए कथन पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। तो कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में इनकरेक्ट क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। इट इज करेक्ट। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स वो होता है जब एक एंटीजन बॉडी में दोबारा से आता है। पहली बार आया था तो उसकी मेमोरी बन गई थी, अब दोबारा आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एंटीबॉडी रिलीज करता है, आईजीजी खास तौर से। तो फर्स्ट इज करेक्ट। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, ये बिल्कुल ठीक है। पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ था तो उससे मेमोरी बनी थी, अब दोबारा आया तो ये ज्यादा हाई लेवल पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। It is also correct. Acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. तो acquired immunity non-specific नहीं होती, ये specific है, and it is against only those organs और those organs जो एक बार बॉडी में पहले अटैक कर चुके होते हैं, दोबारा से आते हैं, जिससे मेमोरी बन जाती है और उसी के लिए स्पेसिफिक होती है। ये इनकरेक्ट है। फोर्थ, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब पहली बार हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करना शुरू करती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। इट इज द करेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, अब उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करें। उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया होती है, ये इसके बारे में बिल्कुल सही है। पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया प्रथम मुठभेड़ की स्मृति के कारण होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स दोबारा से आने वाले बैक्टीरिया या एंटीजन की वजह से होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अविशिष्ट प्रकार की रक्षा है। अविशिष्ट होती है इन्नेट इम्यूनिटी, ये एक विशिष्ट प्रकार की है, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तब प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन जो स्टेटमेंट थर्ड है ये इनकरेक्ट है और यही इसका सही आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ऑर्गन का रिजेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो यहां पे इसका आंसर आएगा, देखिए ऑटोइम्यून नहीं हो सकता, इनकरेक्ट। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स ये करेक्ट है। इनेबिलिटी टू रेसिपिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यहां तो डिफरेंशिएट किया जा रहा है, नॉन सेल्फ को पहचान के उसको मारना है, तभी तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है, ये भी गलत है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कारण अंग प्रत्यारोपण में निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें होता है कोशिका माध्यदित अनुक्रिया। किसी भी तरह के ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए जो उत्तरदायी है वो होती है कोशिका माध्यदित अनुक्रिया, जो टी सेल्स द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका सेकंड सही उत्तर है। फर्स्ट में ऑटोइम्यून नहीं होता, स्व प्रतिरक्षा प्राप्त करता कि स्वयं एवं पर में ऊतकों की कोशिका विभेदन में करने की असमर्थता नहीं, इसमें तो असमर्थता होती है, इसलिए ये गलत हुआ। केवल तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ह्यूमरल या एंटीबॉडीज का यहाँ पर रोल नहीं होता। यहाँ पे इसका सही आंसर है कोशिका माध्यदित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को काउंट करना है, हमें आपस में काउंटर करना है। सेलुलर बैरियर ये हमें मिलते हैं सेल से, जैसे न्यूट्रोफिल्स। साइटोकाइन बैरियर जैसे इंटरफेरॉन्स, जो डिजीज के अगेंस्ट काम करती है बिना स्पेसिफिसिटी के। फिजिकल बैरियर में आएगा म्यूकस, जो बॉडी में एंटर होने से, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में HCl इन गैस्ट्रिक जूस, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो इसका आंसर होगा ए का थर्ड
बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। कोशिकीय रोध ये न्यूट्रोफिल्स द्वारा प्राप्त होते हैं। साइटोकाइन बैरियर ये इंटरफेरोन द्वारा प्राप्त होते हैं। शारीरिक रोध फिजिकल बैरियर ये श्लेष्म में, ये म्यूकस द्वारा प्राप्त होते हैं। और कार्यकी रोध जो है ये जठरीय रस में पाए जाने वाले HCl की वजह से, ये इस तरह के और फैक्टर्स की वजह से होते हैं। तो इसमें ए का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ। सेकेंड इज द आंसर। इसका सही उत्तर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 का क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कॉर्पसल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। तो देखिए, इसका आंसर अगर मैक्रोफैग भी होता दिया हुआ तब भी चलता, लेकिन मैक्रोफैग के बाद में HIV सेम काम हेल्पर टी सेल्स में करता है। तो बी लिम्फोसाइट नहीं होगा, बेसोफिल्स नहीं होगा आंसर, एसिनोफिल्स नहीं होगा, हेल्पर टी सेल्स इज द करेक्ट आंसर। TH सेल्स ये हेल्पर टी सेल्स, इसी में ये अपने संतति वायरस उत्पन्न करता है, डॉटर्स या प्रोजेनी वायरसेस, और इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद डिजीज कॉज करता है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 32, कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु उत्पन्न करता है? तो संतति विषाणु एक तो मैक्रोफैग में होती है, दूसरे हेल्पर टी सेल्स में। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में है हेल्पर टी सेल्स या TH सेल्स, इसलिए थर्ड, सेकंड, फर्स्ट में कोई सही नहीं है, इसका फोर्थ आंसर सही है, हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हेरोइन it slow down the body function. Narcotic. Marijuana, it interfere the cardiovascular system and affect badly. Cocaine interfere with transport of dopamine, and morphine is a painkiller. तो ए सेकेंड एक में ही है आंसर, तो यहीं से मिल जाता आपको। ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर, डी थर्ड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। हेरोइन एक तरह का नार्कोटिक है या ओपिएट है जो शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। मारिजुआना ये हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोकाइन ये डोपामाइन के सिक्रेशन को रिलीज कर देता है, जिससे पर्सन बिना थके लंबे टाइम तक बिना थकान की काम करता रहता है, ये स्टिमुलेंट का काम करता है। मॉर्फिन बड़ी शल्य क्रिया के दौरान पेन किलर की फॉर्म में दिया जाता है, ये पेन किलर है, दर्द निवारक। तो इसमें आंसर होगा इसका फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। फोर्थ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिंगवर्म इज ए फंगल डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। ए का सेकेंड, और ए का सेकेंड भी एक में ही है, दो में है। फाइलेरियसिस कॉज्ड बाय वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी का फोर। एंड निमोनिया इज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखिए, सूची एक को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। रिंगवर्म एक कवक द्वारा जनित रोग है और ये कवक होते हैं ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम वगैरह। फाइलेरियसिस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी द्वारा उत्पन्न रोग है, लिम्फेटिक्स वाला। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है, और निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा होता है। तो इसमें इसका फोर्थ है, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर, डी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरोइन और स्मैक और ब्राउन शुगर। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, देखते ही आंसर मिल जाता है, और इसमें बड़े क्वेश्चंस के लिए फायदा मिल जाता है। तो स्मैक और हेरोइन और ब्राउन शुगर इज द अनदर नेम्स ऑफ द हेरोइन, एंड हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जो मॉर्फिन के स्टाइलेशन से बनती है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको देखा था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्मैक।
क्रैक क्या होता है? क्रैक कोकेन की जैसा सब्सटेंस है, स्टिमुलेंट का काम करता है। एम्फेटामिन्स ये स्टिमुलेंट होते हैं, और बार्बिट्रेट्स ये एक तरह के सप्रेसेंट होते हैं जो बार्बिटोरिक एसिड से बनते हैं। हिंदी में देखिए, अब डाइस्टाइल मॉर्फिन को इस नाम से भी जाना जाता है, इसको स्मैक या ब्राउन शुगर या हेरोइन भी कहते हैं, डाइस्टाइल मॉर्फिन। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। एलिफेंटियासिस एस्केरिमिंथ है एक तरह का, जो बच्चे बैंक्रॉफ्ट ये राउंड वर्म होता है। दाद जो होता है ये माइक्रोस्पोरम है, कवक द्वारा जनित रोग रिंगवर्म। मलेरिया एक प्रोटोजोन होता है, उससे होता है। तो इसमें होगा ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ये इसका सही उत्तर है, पहला वाला। नाउ इन इंग्लिश, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। टाइफॉइड इट इज कॉज्ड बाय Salmonella typhi. Elephantiasis is caused by an excrement called Wuchereria bancrofti, and ringworm is caused by fungal genera like Microsporum and Trichophyton. Malaria is caused by a protozoan Plasmodium vivax. तो A second, B third, C fourth and D first. फर्स्ट इसका आंसर है, इसका सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। रीनीट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। साइटोकाइन बैरियर्स आर प्रोवाइडेड बाय इंटरफेरॉन्स। सेलुलर बैरियर्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेग्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स लाइक टीयर्स एंड सलाइवा, एंड फिजिकल बैरियर्स mucous coating. A second, B third, C four and D first. Third is the correct answer of this question. हिंदी में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। साइटोकाइन बाधाएं इंटरफेरॉन द्वारा प्राप्त होती हैं। कोशिकीय बाधाएं न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेग द्वारा प्राप्त होती हैं। कार्य की बाधाएं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर से ये आंसू और लार द्वारा प्राप्त होते हैं। भौतिक बाधाएं श्लेष्म श्वसन पथ के रास्ते में श्लेष्म का जो आवरण है उससे प्राप्त होते हैं। तो ए सेकेंड, बी थर्ड, डी फोर्थ। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। लीशमैनियासिस प्रोटोजोन डिजीज है, लीशमैनिया डोनोवानी की वजह से होती है। और रिंगवर्म फंगल डिजीज है जो फंगस से होती है, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन। फाइलेरिसिस वुचेरिया बैंक्रोफ्टी नेमेटोड है, उससे होती है। तो ए थर्ड, बी फोर्थ, सॉरी ए फोर्थ, बी थर्ड, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। टाइफाइड एक जीवाणु द्वारा जनित रोग है। लीशमैनिया एक प्रोटोजोन होता है, लीशमैनिया डोनोवानी, इससे होता है। रिंगवर्म एक फंगल डिजीज है, कवक द्वारा होती है। और फाइलेरिसिस एक निमेटोड द्वारा होती है, सूत्रकृमि। तो A4, B थर्ड, C फर्स्ट, D सेकेंड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसका चौथा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2024 का पिछले साल का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। कोकाइन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोकोआ प्लांट। हेरोइन is obtained from Papaver somniferum, opium plant या poppy plant, and morphine is also an opiate. It is effective painkiller in surgery. And marijuana, it is obtained from Cannabis sativa or hemp plants. तो A third
एक ही ऑप्शन में है। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। कोकेन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये एरिथ्रोजाइलम कोकोआ प्लांट से प्राप्त होता है। हेरोइन, जो पेपेवर सेमनीफेरम पादप से प्राप्त होती है, एक तरह का ओपिएट है। मॉर्फिन शल्य क्रिया में प्रभावी दर्द निवारक के शामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मारिजुआना, ये भांग के प्लांट से प्राप्त होता है, कैनबिस सटाइवा प्लांट से। तो इसमें ए थर्ड, बी फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। दो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमें इसमें सेलेक्ट करने हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, लेकिन गाउट नहीं होता। गाउट एक डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म है, जिसमें प्यूरिन नाइट्रोज बेस की डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है, जो और इससे बनता है यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड साइनोवियल जॉइंट में जमा हो जाता है, जिससे गठिया या गाउट डिजीज होती है। इज नॉट करेक्ट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। Systemic lupus erythematosus, it is also an autoimmune disorder, it is also known as lupus. तो A, B, E, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसमें A, B और E, ये चार, ये तीनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखिए, निम्न में कौन स्व प्रतिरक्षा विकार है। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्व प्रतिरक्षा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये एक आनुवंशिक विकार है, पेशीय दुष्पोषण। जबकि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस या SLE बोलते हैं, ये सामान्यतः इसको लूपस भी बोलते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हालांकि इसका नाम NCERT में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये है। तो इसका सही आंसर होगा A, B एंड E। सही उत्तर है इसका A, B एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कॉमन कोल्ड और also known as rhinitis is caused by rhinovirus. Hemazoin are toxic molecules produced during malaria caused by the infection of Plasmodium. And Vidal test is performed for the detection of typhoid. Allergy is caused by any allergen due to dust, mites or any other allergen. तो A third, B first, C second and D four. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सामान्य जुकाम ये राइनोवायरस द्वारा होता है, इसको राइनाइटिस भी बोलते हैं। हिमोजोइन मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं जब प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है और आरबीसी के हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, ये एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड में किया जाता है और एलर्जी धूल और चिचड़ी या इस तरह के एलर्जन की वजह से होती है। तो इसमें होगा A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकेंड और D का फोर्थ। पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट 2024 का है, पिछले साल का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all blood cells including lymphocytes are produced. It is the correct statement. बोन मैरो में ब्लड की सारी सेल्स बनती हैं, लिम्फोइड टिश्यू है मेन प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू। स्टेटमेंट सेकंड, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इट इज ऑल्सो करेक्ट। बोन मैरो में ये टी सेल्स बनती हैं और थाइमस में जाके मैचुरेशन इसका होता है कुछ हद तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थाइमस को, और दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आंसर शुड बी 3। हिंदी में देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाव अंग है जहां लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती हैं, और बिल्कुल ठीक है। ब्लड की सारी सेल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह सब यहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, ये बनती हैं। दोनों अस्थि मज्जा एवं थाइमस
टी लसिकाओं के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा कथन भी ठीक है, दोनों कथन ठीक है। कथन 1 और कथन 2 सही है, तो इसका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। एंटीबायोटिक्स, स्टेटमेंट फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स। यस, एनसीईआरटी की लाइन है। एंटीबायोटिक्स कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो अदर माइक्रोब्स के लिए डेंजरस होते हैं, उनको किल कर देते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। इट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो करेक्ट। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं और वो उस एंटीजन या उस माइक्रोब को रिमूव कर देती हैं बॉडी से। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। थर्ड, हिंदी में देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, पृथ्वी जैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रसायन है जो अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। कुछ माइक्रोब जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, रे फंजाई वगैरह, जिनसे उत्पन्न होते हैं एंटीबायोटिक्स, जो अदर तरह के या दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार डालते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रतिरक्षी शरीर में बनने वाले रसायन है और जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है और हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव जाता है उसको ही समाप्त कर देते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, तो इसका उत्तर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ए, malignant tumor and malignant tumors are caused due to metastasis. Metastasis when the tumor cells start invading other tissues and start entering into the blood vessels and reach in other organs, producing secondary tumors. It is called metastasis. तो A third, B mild mucosal associated lymphoid tissue. It is lymphoid tissue. B 4 NACO, National AIDS Control Organization. It is related to AIDS. C second, and alpha interferons are used for destruction of tumors. अल्फा इंटरफ्रोन जो ट्यूमर्स को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, तो डी का होगा फर्स्ट। तो ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। दुर्दम अर्बुद, और ये मेटास्टेसिस के कारण बनते हैं, तभी इसको दुर्दम बोलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो नहीं सकता। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू एक तरह का लसिकाव ऊतक है। नाको एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एड्स से संबंधित है। और अल्फा इंटरफ्रॉन ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ए का 4, बी का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। ये इसका पहला उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनीट 2024, जो दोबारा से कुछ बच्चों का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज and an army of proteins in response to pathogen. Interferons, they provide innate immunity. T lymphocytes provide cell-mediated immunity, and colostrum of mother's milk provide passive immunity containing antibodies IgA and IgM. It provide passive immunity. तो ए थर्ड, बी फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी फर्स्ट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। बी लिम्फोसाइट्स रोग जनकों के प्रति अनुक्रिया में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। इंटरफेरॉन
एक सहज प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इन्नेट इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यित इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, और कोलेस्ट्रम निष्क्रिय इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो ए थर्ड, बी फोर, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, इसका थर्ड सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ हाइपर इम्यून हॉर्स सीरम रेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन गिवन टू अ रिसिपिएंट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। आपको पता होगा कि हॉर्स के अंदर हम एंटी वेनम बनाते हैं और उसका जो ब्लड निकालने के बाद उसके सीरम को अलग कर लेते हैं, इसको एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम को बोलते हैं, हम खुद एंटीबॉडी कहते हैं उसको, या एंटी सीरम बोलते हैं, ये एंटी वेनम। तो अगर ये किसी को देते हैं तो इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, और आर्टिफिशियली किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं हम, तो इट प्रोवाइड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल हो नहीं सकता, नेचुरल नहीं हो सकता, और आर्टिफिशियल एक्टिव नहीं है, ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो इसका सही आंसर है 2। हिंदी में देखिए, एक विशिष्ट रोगाणु के विरुद्ध बनाया गया अति प्रतिरक्षा अश्व सीरम एक ग्राही को दिया गया। ये एक उदाहरण है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, जो एंटी वेनम वगैरह बनाए जाते हैं हॉर्स के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2024 का, पिछले साल का क्वेश्चन है भी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason. First of all, we have to study the assertion. Some human organs like liver, kidney fail to function normally, and transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. किसी पेशेंट के अगर ऑर्गन खराब हो जाते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, तो उनका ट्रांसप्लांटेशन ही एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है जिससे पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ठीक है, assertion is correct. Reason, tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any transplant and patient has to take immunosuppressant thereafter. और ये जो लाइन है ये इसी के साथ एनसीईआरटी में सीधे लिखी है, और नीट में इसका आंसर माना गया है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उससे पहले टिश्यू मैचिंग, सीरम मैचिंग, ब्लड मैचिंग वगैरह करते हैं ताकि प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स उसके अंदर ना हो और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो हम मैचिंग करते हैं, मैचिंग के बाद में फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, और अगर मैच नहीं भी हो रहा है तो फिर भी ट्रांसप्लांट कर दे तो फिर उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती हैं। तो नीट के अकॉर्डिंग, एनटी के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर होगा थर्ड। हिंदी में देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा अभिकथन। दूसरा कारण, अभिकथन, कुछ मानव अंग जैसे यकृत, वृक्क सामान्य कार्य करना बंद कर देते हैं और ऐसे रोगी को सामान्य जीवन जीने के लिए एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है। ये ठीक है, सही है। कारण, कोई प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान आवश्यक है और उसके बाद रोगी की प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं। यस, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान या उससे पहले हमें टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग करनी पड़ती है ताकि वो एक जैसे ऑर्गन मिल जाए तो कम रिजेक्शन ना हो उसका। और उसके बाद भी अगर होता है तो फिर उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ते हैं ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए। और एंटी ने इसका सही आंसर माना है आर को, ये सही है और ये इसका सही व्याख्या भी करता है एंटी के अकॉर्डिंग। तो इसका उत्तर होगा 3। असर्शन तथा रीजन दोनों सत्य हैं तथा रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। तो इसके साथ हम क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025। प्रॉपर रिवीजन करते रहिए और अपने आप को शार्प करते रहिए ताकि आपकी एक अच्छी रैंक आ सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।